नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है जब वैश्विक स्तर पर इसकी आर्थिक उपलब्धियों, तकनीकी और डिजिटल उन्नति को पहचान मिली है। आज विश्व संस्कृत दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से इस विशिष्ट भाषा दिवस को मनाने के लिए कहा। वार्षिक श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा का समापन जम्मू और कश्मीर में हुआ। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 63 की मौत। यूएस ओपन में भारतीय रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडान पुरुष युगल वर्ग के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अन्य देशों के साथ शांति का पक्षधर है। यूक्रेन रूस संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि युद्ध कोई नहीं चाहता, क्योंकि इससे तेल, खाद्य सामग्री और उर्वरकों के मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है। वे आज नई दिल्ली में भारत की G20 अध्यक्षता और इसका वैश्विक प्रभाव विषय पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत का नेतृत्व कई मायनों में खास है, क्योंकि उसने इसे आधिकारिक कार्यक्रम की तरह नहीं बल्कि राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि भारत इस संगठन की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जब उसे आर्थिक, तकनीकी और डिजिटल प्रगति तथा प्रतिभा के क्षेत्र में विश्व भर में सम्मान प्राप्त है। उन्होंने कहा कि भारत ने इन क्षेत्रों में क्षमता प्रदर्शित करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे भारत को विश्व में विशेष स्थान प्राप्त हुआ है और दुनिया उससे बड़ी उम्मीद कर रही है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर श्री जयशंकर ने कहा कि इससे विश्व को प्रेरणा मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसलिए भारत को सुरक्षा परिषद से बाहर नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। उन्होंने कहा कि इतिहास भारत के पक्ष में है और संयुक्त राष्ट्र को बदलना होगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कुछ ताकतें सुधारों में रुकावट डालती रहेगी, लेकिन अंततः सुधार करने ही होंगे। केंद्र सरकार की नवोन्मेषी रोजगार प्रोत्साहन योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ने अपने प्रारंभिक रोजगार सृजन लक्ष्य को पार कर लिया है, जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार सृजन में अपनी सफलता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया है कि इस योजना ने मार्च 2022 में पंजीकरण की अंतिम तिथि तक पूरे भारत में लगभग 71,80,000 कर्मचारियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा था और 31 जुलाई 2023 तक योजना ने पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। 75,80,000 से अधिक नए कर्मचारियों की संख्या जो इसके प्रारंभिक रोजगार सृजन लक्ष्य को पार कर गई है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 1,52,380 प्रतिष्ठानों ने 60,44,155 नए कर्मचारियों को रोजगार दिया है और सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने पर 9,669 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि का लाभ उठाया है। मंत्रालय ने कहा कि ये योजना अक्टूबर 2020 में शुरू की गई थी, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकृत संस्थानों के नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके नई नौकरी के अवसर सृजित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना तैयार की गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य 1,000 कर्मचारियों वाले संस्थानों या कंपनी के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के अंशदान को शामिल किया गया है, जो वेतन का 24% था। इसका उद्देश्य महामारी के कारण रोजगार से वंचित सहित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रोत्साहन देना है। इसमें आगे कहा गया है कि 1,000 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों के लिए नए रोजगार के संबंध में केवल कर्मचारी के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशदान को शामिल किया गया है, जो वेतन का 12% था। आज विश्व संस्कृत दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संस्कृत प्रेमियों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का संस्कृत के साथ विशेष रिश्ता है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इस महान भाषा का सम्मान करें और संस्कृत में कम से कम एक वाक्य अवश्य साझा करें। प्रधानमंत्री ने स्वयं भी सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत
में एक वाक्य साझा किया। विश्व संस्कृत दिवस इस भाषा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें प्राचीन विद्वानों और ऋषियों ने धर्म और दर्शन संबंधी अनेक सम्मानित ग्रंथ लिखे। लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निलंबन निरस्त कर दिया है। उन्हें सदन में जानबूझकर और लगातार दुर्व्यवहार के कारण निलंबित कर दिया गया था। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा कि श्री चौधरी का निलंबन, जो इस महीने की 10 तारीख को विशेषाधिकार समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक प्रभावी था, निरस्त कर दिया गया है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय असम के गुवाहाटी में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 पर एक रोड शो आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बांग्लादेश तथा भूटान के मंत्रियों ने भाग लिया। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वैश्विक और क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने और निवेश की सुविधा प्रदान करके भारतीय समुद्री अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और इस क्षेत्र के विकास के लिए विचारों का आदान प्रदान करने के वास्ते ये भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समुदाय की एक रणनीतिक बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष अक्टूबर महीने में नई दिल्ली में होने वाले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी पूर्व राष्ट्रपति को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि श्री मुखर्जी एक महान राजनेता और उत्कृष्ट विद्वान थे, जिन्होंने विभिन्न क्षमताओं में देश की सेवा की और विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी। केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह आज गंगटोक के चिंतन भवन में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने अगले 5 वर्षों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सभी देशवासियों से सामूहिक प्रयासों का उल्लेख किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत ने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 चंद्र मिशन लॉन्च किया है और सौर मिशन की तैयारी कर रहा है। देश का लक्ष्य ज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में एक महाशक्ति बनना है और विश्व गुरु के रूप में दुनिया का मार्गदर्शन करना है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सिक्किम विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए संस्थान के कुलपति अविनाश खरे ने बताया कि ये भूटिया, लेप्चा और लिम्बू भाषाओं में शोध पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है। कार्यक्रम का आयोजन सिक्किम विश्वविद्यालय, विद्या भारती सिक्किम और सिक्किम वीर गोरखा पूर्व सैनिक कल्याण संघ द्वारा किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई से शुरू हुए 62 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन पर समाप्त हो रही है। श्रद्धालुओं ने गांदरबल जिले के सोनमार्ग क्षेत्र में सबसे छोटे बालटाल मार्ग और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम मार्ग से बाबा अमरनाथ मंदिर के दर्शन किए। इस बीच आज श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, विशेषकर कश्मीरी पंडित, अनंतनाग जिले के बीच बहरा इलाके में थाजवारी गांव में प्राचीन छोटा अमरनाथ मंदिर में सुबह से ही जुट रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग के मध्य में 5 मंजिला इमारत में आग लगने से 63 लोगों की मृत्यु हुई है और 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के सरकारी प्रसारक केंद्र की आपात सेवा तथा अग्निशमन दल आग बुझाने लगे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि अधिकांश भागों में आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी इमारत की खिड़कियों से धुआं निकल रहा है। इस इमारत में बेघर लोग रह रहे थे और ये उनके लिए अस्थायी आश्रय स्थल था। ये लोग स्थायी आवास की उम्मीद कर रहे थे। खबरों के अनुसार 200 लोग इस इमारत में रह रहे थे। अमेरिकी ओपन टेनिस में डेनमार्क की वरिष्ठ खिलाड़ी कैरोलिन महिला सिंगल्स के अगले दौर में पहुंच गई है। उन्होंने चेकिया की पेट्रा क्विटोवा को हराया। इससे पहले विश्व के पहले नंबर के खिलाड़ी और वर्तमान चैंपियन पोलैंड की ईगा महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की डारिया सेविल को 6-3, 6-4 से हराया। अन्य मुकाबलों में अमेरिका की कोको गॉफ और कजाकिस्तान की एलेना रिबकीना भी अगले दौर में पहुंच गई है। पुरुष सिंगल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त नॉर्वे के कास्पर रूड प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। वे चीन के झांग शी जेन से हार गए।
इससे पहले दूसरी वरीयता प्राप्त और 3 बार के विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्पेन के बर्नाबे जपाटा मिरालेस को हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।